जरा सोचिए, भारत की आजादी की इतनी बड़ी कहानी इन कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स में सिमटी हुई है। आज हम इन्हीं पन्नों को एक एक करके पलटेंगे और समझेंगे कि कैसे एक राष्ट्र ने जन्म लिया। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर से। ये वो समय था जब ब्रिटिश राज के खिलाफ एक संगठित विरोध, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस के पहले बीज बोए जा रहे थे। यहीं से एक नए भारत की नींव रखी जा रही थी। सबसे पहले इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि आखिर वो कौन सी ब्रिटिश नीतियां थीं जिन्होंने अनजाने में ही उस चिंगारी को हवा दे दी जिसने भारत के पहले बड़े राजनीतिक आंदोलनों को जन्म दिया। ये कहानी है उस बेचैनी की, उस असंतोष की जिसने एक क्रांति की नींव रखी। देखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से लेकर आर्म्स एक्ट तक इन सभी कानूनों का एक ही मकसद था, भारतीयों की आवाज को दबाना। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। इन दमनकारी नीतियों ने ही उस राष्ट्रवादी भावना को, आप कह सकते हैं, और भड़का दिया, और यही भावना आगे चलकर आजादी की लड़ाई का आधार बनी। और इसी माहौल में साल 1885 में जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। हाँ, शुरू में ये पढ़े लिखे भारतीयों का एक मंच था। वो अपनी बात शांति से रखना चाहते थे और पूरे देश को एक साथ जोड़ना चाहते थे। ये एकता की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत बड़ा और पहला कदम था। चलिए, अब कहानी आगे बढ़ती है और हम 20वीं सदी के दहलीज पर आ जाते हैं। ये वो दौर था जब स्वतंत्रता संग्राम ने एक बिल्कुल नया और काफी नाटकीय मोड़ लिया। मतलब उथल-पुथल और बड़े बदलावों का समय आ चुका था। 1905 में बंगाल का विभाजन, ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये असल में अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति का एक जीता जागता उदाहरण था। उनका असली मकसद तो उस समय बढ़ रही राष्ट्रवादी एकता को तोड़ना और हिंदू मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करना था। इसी बंगाल विभाजन के विरोध में जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। और जानते हैं, ये पहली बार था जब आज़ादी की लड़ाई कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों से निकलकर सीधी सड़कों पर आ गई, एक असली जन आंदोलन बन गई। अब आंदोलन कैसे आगे बढ़े, इस बात को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो सोच पैदा हो गई। एक तरफ थे नरम दल जो याचिकाओं और सुधारों में विश्वास रखते थे, और दूसरी तरफ थे गरम दल जो पूर्ण स्वराज के लिए सीधी कार्रवाई चाहते थे। सूरत का ये विभाजन असल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ते गुस्से और बेचैनी का ही एक प्रतीक था। और इसी बंटवारे की राजनीति के बीच 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अंग्रेजों ने इसे बढ़ावा भी दिया ताकि वो एक और राजनीतिक ताकत खड़ी कर सकें। और बस यहीं से भारतीय राजनीति में एक नया और काफी पेचीदा मोड़ आ गया। और फिर दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसे इंसान की वापसी हुई जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा, इसकी दिशा, सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाले थे। उन्होंने एक नया हथियार दिया, सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति या सच्चाई का जोर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी थी कि बिना हिंसा के सच्चाई और अपनी आत्मशक्ति के दम पर अन्याय का सामना करना। और यही सोच, यही विचार भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का दिल और आत्मा बन गया। चंपारण के नील किसानों से लेकर खेड़ा के उन किसानों तक जो टैक्स से परेशान थे, गांधी जी ने आम लोगों के मुद्दों को अपनी लड़ाई बनाया। और इन शुरुआती कामयाबियों ने उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता का हीरो बना दिया। फिर 1919 में अंग्रेज लेकर आए रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जो सरकार को बिना कोई मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डालने की ताकत देता था। ये तो सीधे सीधे भारतीयों के नागरिक अधिकारों पर हमला था, और इसने पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। हम इन नोट्स में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे रॉलेट एक्ट की एक चिंगारी ने एक बड़ी आग को जन्म दिया। देश भर में हड़तालें होने लगीं, नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा, और इसी के चलते 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्ण विरोध के लिए लोग इकट्ठा हुए। अमृतसर के जलियांवाला बाग में वो शांतिपूर्ण विरोध एक बहुत ही भयानक नरसंहार में बदल गया। इस जुल्म ने, इस क्रूरता ने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अब अंग्रेजों पर भरोसा करना नामुमकिन हो चुका था, और इसी एक घटना ने गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने पर मजबूर कर दिया। 1 अगस्त 1920 गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ये पहली बार हो रहा था जब स्कूल, कॉलेज, अदालतें, विदेशी सामान, हर चीज का बहिष्कार करने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया।
ये सविनय अवज्ञा की मतलब सिविल डिसोबीडियंस की एक राष्ट्रव्यापी लहर थी। तो अब हम आ गए हैं इस संघर्ष के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में। ये वो समय था जब अवज्ञा अपने चरम पर थी और आज़ादी की मांग अब कोई समझौता नहीं बल्कि एक अंतिम लक्ष्य बन चुकी थी।